हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शेडो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने विजन आईएएस इंस्टीट्यूट का जो मंथली मैगज़ीन होता है वो लेकर आया हूँ और वो मंथ है अक्टूबर 2024। इसमें आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेक्शन का करंट अफेयर कवर करेंगे जो इस मैगज़ीन में दिया गया है, और हम देखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक, कैसे इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, कौन सा प्री में काम आएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन मीन्स में काम आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सेक्शन। राइट, ये रहा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो टॉपिक होता है, यही होता है। इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जन योजना अभियान। कौन सी है? जन योजना अभियान। जन योजना अभियान न्यूज़ में क्यों थी, अगर हम सबसे पहले समझें तो इसको आप देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इसने लॉन्च किया। और क्यों लॉन्च किया? जन योजना अभियान फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 25-26। जो 25-26 के लिए पंचायत का डेवलपमेंट प्लान होने वाला है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया। तो ये इम्पोर्टेंट होगा, जन योजना अभियान किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो ऐसा नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन। पीपल्स प्लान, लोगों का प्लान। राइट, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एम क्या है? एम समझिए कि जो भी पंचायत डेवलपमेंट होगा, प्लान बनेगा, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता बढ़ानी है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और लॉन्च किया गया इसको 2 अक्टूबर 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, बाई सेम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? सबकी योजना सबका विकास, ये एक योजना थी, 2018 में आई थी, उसके अंतर्गत लॉन्च कर दिया गया था, है ना। इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा? ऑल 3 टीयर्स लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के तीनों लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है ना, जनपद पंचायत, जो 3 लेवल होते हैं उन तीनों पे होगा। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसका किसका होगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जैसे सरपंच, पंच, ये लोग हो गए। गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर, जो उस उधर पे फ्रंट लाइन वर्कर का मतलब जो एकदम नीचे ज़मीन से जुड़े हुए काम करते हैं, है ना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, और छोटे स्टेक होल्डर जैसे आंगनबाड़ी हो गया, ये सारे लोग गांव के से जुड़े हुए लोग, ये लोग इसमें इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। कंपोनेंट क्या है स्कीम का? कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें ये है कि जो भी ग्राम सभा, महिला सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा, जैसा भी हो गया, ग्राम हो गया एक लेयर, फर्स्ट ईयर, ब्लॉक सेकेंड ईयर, डिस्ट्रिक्ट थर्ड ईयर, है ना, तो 3 ईयर में इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ के जो लोग होंगे वो सब क्या करेंगे? जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको डेवलप कराने में हेल्प करेंगे। दूसरा कि प्रिपरेशन ऑफ ग्राम सभा वाइज कैलेंडर बनाएंगे कि कब क्या होगा, ठीक, कैसा, कितने दिन में कोई डेवलपमेंट प्लान है तो कब ख़त्म हो जाएगा, रोड बनना है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ये आप कैलेंडर बनाइए। और थीमेटिक डेवलपमेंट प्लान बनाइए। थीमेटिक डेवलपमेंट प्लान का मतलब ये हो गया, है ना, मतलब ये प्लान आप कैसे, कैलेंडर कैसे बनाएंगे कि आपका थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स क्या है। गैप कैसे हो गया? मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम हो गई, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ गया कि रोड बनाना है, हाँ, गाँव में तालाब बनाना है, पॉन्ड इसको बोलते हैं। फिर एक दूसरा ब्यूटिफिकेशन हो गया। ब्यूटिफिकेशन में हो सकता है कुछ गांव में पार्क वगैरह अगर कहीं पे पॉसिबल हो, गांव में तो वैसे सब होता है लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक थीम हो गया। एजुकेशन एक थीम हो गया, स्कूल्स वगैरह अगर बनाना है, आंगनवाड़ी को डेवलप करना है, तो इस तरीके से थीमेटिक डेवलपमेंट जहाँ पे गैप है वहाँ सब बनेगा। ठीक है, ये उस हिसाब से प्लान बनना चाहिए। फिर और आगे आप पढ़ेंगे कि थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स कैसे होगा? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो ग्राम सभा को प्रेजेंट किया जाएगा कि किसका कितना डेवलपमेंट हो चुका है, क्या परफॉर्मेंस है, इस टाइप का इंडेक्स आपका बनेगा। ठीक है, ये हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि जो थीमेटिक अप्रोच बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, कि ये जो गोल बनेगा, जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल रहे, लोकलाइजेशन उसका हो, कि मतलब
गांव के लेवल पे, लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। मतलब रोड अगर बन रही है तो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप जंगल को काट के रोड बना दे रहे हो, नहीं, ऐसे जगह से बनाओ जहाँ पे प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर पीडीआई के बारे में दिया है। पीडीआई क्या है? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होगा? मल्टी डोमेन एंड मल्टी सेक्टरल इंडेक्स होगा। ठीक, मल्टी डोमेन मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डोमेन इसमें शामिल होंगे, और मल्टी सेक्टरल होगा जो कि दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू असेस द ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। ठीक है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उस बेस पे हम इसको इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक, फिर हो गया इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट ये था कि सारे लोग इसमें हेल्प करेंगे। दूसरा ये होगा कि एक कैलेंडर बनेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कैसे थीमेटिक डेवलपमेंट गैप के हिसाब से कैलेंडर बनेगा, और पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स डिसाइड होगा इस डेवलपमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट हो गया इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। आपको करना है, क्या करना है इसमें? इंगेज द यूथ एंड द एल्डरली फॉर हैंड होल्डिंग इन प्रिपरेशन ऑफ, क्या हो गया ये, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए आप जवानों को और बूढ़ों को, गांव के बूढ़ों को, उनको इंगेज कराइए। ठीक है, ये हो गया। और फिर द अप्रूव, जो अगर अप्रूव हो जाएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करना होगा, पब्लिश करना होगा। ये इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई इस अभियान के बारे में। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक तो ये हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40, जो क्या बोलता है कि हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड एंडोइंग देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आप विलेज में पंचायत इस्टेब्लिश कीजिए और उनको इतना पावर दीजिए कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के तरीके से काम कर सके। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, कोई लॉ नहीं है, बस डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरीके से काम करना चाहिए। फिर दो अमेंडमेंट हुआ 73 एंड 74, जिसमें कि किस तरीके से पंचायत वगैरह का चुनाव और क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, आप सभी को पता होगा। फिर एक आर्टिकल है 243G, जिसमें पंचायत को एक सेल्फ गवर्नमेंट के जैसा यूनिट, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। और दिस इज टू बी डन बेस्ड ऑन 29 सब्जेक्ट्स अंडर 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। ठीक है, ये तो ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये समझना पड़ेगा। अब ये कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। ठीक है, अभी तक न्यूज़ इम्पोर्टेंट आपका यहाँ था, यही जन योजना अभियान, कि ये गवर्नमेंट ने, पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है ना, इसका ये सब हमने फीचर्स कर दिया। अब आता है कोचिंग वालों का रोल। कोचिंग वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन का सिग्निफिकेंट क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग में। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, हाँ आपका दिमाग में आ जाएगा, और कभी एग्ज़ाम में आता है तो ये आप खुद से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन से क्या होगा, का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि यही है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन द डिसीजन मेकिंग। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से कौन करेगा डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगे, एक स्टेक होल्डर वो हो गया। दूसरा डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है, वहाँ के लोगों के लिए, है ना, पीपल के लिए, दूसरे स्टेक होल्डर वो हो गए, लोग हो गए। ठीक, फिर पीपल में भी महिलाएं हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा डेवलपमेंट ना होने से, कौन से लोग होंगे, वो स्टेक होल्डर कहला गए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो गया कि भाई प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक, हमारे गांव का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि अभी तालाब एक है, एक और तालाब होना चाहिए, ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती लोगों की। इस तरीके से ये हो जाता है क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कैसे डिसाइड होगा, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या हो गया भाई, लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा प्लान बनेगा, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव होगा। ठीक,
सब में इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दे रखा है। ऐसे आपको आंसर भी लिखना है, कोई भी पॉइंट लिखेंगे जब आंसर राइटिंग करेंगे तो एग्जाम्पल्स ऐड करना है ना। जैसे फिर दूसरा हो गया डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव होगा, मतलब सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट दे पाएंगे। एग्जाम्पल बताया कि देखिए माई गवर्नमेंट सारथी 2 जो है उसमें सिटीजन्स गवर्नेंस इन्वॉल्व सिटीजन इन द गवर्नेंस प्रोसेस एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग। ठीक, ये एग्जाम्पल आप जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखें, और दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि रटने पे जोर, याद करने पे जोर नहीं देना है, समझने पे जोर देना है। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग में अगर कहीं पे लिखना है आप डायरेक्ट इस प्लान को ही लिख दीजिए, ये जो है जन योजना अभियान, यही एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल लिखिए। कोचिंग वालों ने जो कंटेंट डेवलपर वगैरह होते हैं उनका इनपुट है। पीपल्स पार्टिसिपेशन से और क्या होगा, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एड्स इन ब्रेकिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिपेंडेंस वाइल इंप्रूविंग देयर अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब खुद पे आत्मनिर्भरता आ जाएगी कि भाई हम खुद अपना प्लान बना रहे हैं। लोगों को लगेगा कि हम अपना प्लान बनाने में सक्षम हैं, हमको किसी गवर्नमेंट या किसी और किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। तो एक आत्मविश्वास भी आएगा, सेल्फ रिलायंस के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है ना। तो अब देखो इन्होंने एग्जांपल दे दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बट ये एग्जांपल उतना रिलेवेंट नहीं है। ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब आप हमेशा पूरी तरीके से रिलाय ना कर लें जो भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा है बस इसको समझें। कवरेज बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, लोग बताएंगे कि भाई मान लीजिए अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ये जंगल काटना पड़ेगा हमको, यहाँ से रोड निकलेगी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा तो लोग बोलेंगे नहीं 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 आप ये जंगल मत काटिए, बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है हमारे लिए, है ना। देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम्पल भी दिया है। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन का क्या है अफेक्ट, मतलब इम्पोर्टेंस है। अब फॉर्म्स कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन एज अ राइट, कि भाई हमारा अधिकार है, हम तो पार्टिसिपेट करेंगे, राइट टू वोट हो गया। पार्टिसिपेशन एज प्रोसेस, ठीक। पार्टिसिपेशन एज एंड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आप खुद इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज़ हो गया। अब हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव प्रोजेक्ट डिज़ाइन। आप जब खुद डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इम्प्रूव होगा कि बहुत सारे इनपुट्स आपको मिल जाएंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन में, कि फंड्स नहीं होता भाई, सब लोग आ रहे हैं, अगर इतने सारे लोग आप एक बैठने की व्यवस्था चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना, फंड्स की प्रॉब्लम होती है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर का मतलब हो गया कि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे वो खुद नहीं चाहते कि कोई आए पार्टिसिपेट करें, उनके काम में दखल अंदाजी करें। नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर हो गया, मतलब किसी ज़रूरी नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, कौन अपना छोड़ के काम धाम छोड़ के आएगा, है ना। लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव्स, कि हम अगर जाएंगे कोई वहाँ के लोग, उनको मिलेगा क्या, लोग आजकल यही सोचते हैं। तो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि हमारा खुद का गांव डेवलपमेंट होगा, हमारे हिसाब से डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये सब इतना सोचा नहीं जाता। और हिस्टोरिक पैटर्न क्लाइंट एटीट्यूड कैन क्रिएट एटीट्यूडनल रिजिडिटी, मतलब वही बात है कि लोगों का एटीट्यूड चेंज करना, कि आप आइए और पार्टिसिपेट करिए, इतना आसान नहीं है। जैसे कि गांव में क्या होता है कि आप समझ रहे हैं, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो अपर कास्ट के लोग बोलेंगे कि हम लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्यों आए, क्यों उनके साथ बैठ के बात करें, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, है ना। वे फॉरवर्ड आप खुद समझ सकते हैं कि भाई क्या हम वे फॉरवर्ड किसका है, वे फॉरवर्ड इस अभियान में क्या वे फॉरवर्ड होगा, इसका कुछ वे फॉरवर्ड नहीं, वे फॉरवर्ड है पीपल्स पार्टिसिपेशन का, है ना। तो इसमें ये लिखिए कि पॉलिसी इंटीग्रेशन किया जाए, पॉलिसी में ऐसा बना दिया जाए कि हर जगह पीपल्स का पार्टिसिपेशन जरूरी हो। लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन कर दें। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कि भाई मैसेज आपको व्हाट्सएप मिल जाए, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाए कि आ जाइए आज यहाँ पर मीटिंग है ना, घर में बैठे बैठे आप अपना मीटिंग अटेंड कर लीजिए, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, कि कम्युनिटी के लोगों के पास इतना फंड्स होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि एक बार बोल दें कि हाँ चलिए आज गवर्नमेंट की मीटिंग है, हम डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करना है, तो सब लोग आ जाएं, है ना। और बिहेवियरल चेंज, धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में भी उसको समझना होगा कि हाँ हमको पार्टिसिपेट करना हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ हो गई, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़ क्या है, फ्री लीगल एड।
न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है क्या कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को बोला है जितने भी इनमेट्स हैं प्रिजन्स में जो भी कैदी हुए हैं, ठीक है, उसको आपको लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको फ्री लीगल एड मिले। लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होती है अभी हम समझेंगे। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को कि आप इंश्योर कीजिए कि जो भी जेल में रहने वाले लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिले, फ्री में क्या कानूनी मदद मिले, फ्री लीगल एड कानूनी सहायता फ्री में मिले। ठीक, ये है, बस यही न्यूज़ है, समझ लीजिए। अब इसमें से हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा भाई, क्या क्या कहा? बोला कि आप जितनी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जैसे कि नालसा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो हम समझेंगे। दूसरा, स्ट्रेंथन द मॉनिटर ऑफ प्रिजन लीगल एड क्लिनिक्स, ये जो प्रिजन लीगल एड क्लिनिक्स बनते हैं, ठीक है, उसका आप रिव्यू कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। डाटा लेड इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप डेटा करें कि भाई इस अपडेट करें कि कितने लोगों को मिल चुका है, कितने को नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम आया है, ये हो गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जो भी वकील होते हैं, डिफेंस काउंसिल मतलब वकील हो गए जो लीगल एड देंगे, है ना, वो भी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनके वर्क का ऑडिट होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करवाइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाइए, पीरियोडिक रिपोर्टिंग करवाइए। किसकी? पीरियोडिक रिपोर्ट शुड बी पब्लिश्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, ये हुई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। और स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ किसको करेंगे? नेशनल लीगल अथॉरिटीज़ को, कि भाई आपने क्या कितने लोगों को लीगल एड दिया, क्या प्रॉब्लम थी, कितने को नहीं दिया, इस टाइप की रिपोर्ट आप करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव है ना, बड़ा आसान है समझने में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि भाई इन्होंने बोल दिया है कि किस तरीके से लीगल सर्विस अथॉरिटी को मजबूत बनाइए। फिर जो प्रिजन लीगल एड क्लिनिक्स है उसकी भी रिव्यू कीजिए, मजबूती लाइए, उनमें डेटा लेड इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। डिफेंस लेड काउंसिल जो है, डिफेंस काउंसिल है, उनके वर्क का असेसमेंट कीजिए और ऑडिट कीजिए। अवेयरनेस बढ़वाइए, लोगों को पता चले कि भाई हमको ये अधिकार है कि हम जाके फ्री लीगल एड ले सकते हैं, ठीक है, और पीरियोडिक रिपोर्टिंग करवाइए। ये थी न्यूज़। अब बात आती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इनपुट की। तो सबसे पहले फ्री लीगल एड इन इंडिया, इंडिया में दिया कहाँ गया, कैसे दिया गया? फ्री लीगल एड का मतलब वही होता है कि प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस टू इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, जिनके पास पैसे नहीं है कि जाके अगर उनके खिलाफ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सकें, तो उसके लिए कानून बना है। उस कानून के अधिकार से उन व्यक्तियों को, अभी हम बताएंगे किन व्यक्तियों को वो ये सुविधा है कि फ्री में लीगल सर्विस ले लें, ठीक है। और फ्री लीगल सर्विस की क्या क्या होती है? आप कानूनी एडवाइस ले सकते हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो होगी उसमें वकील आपके लिए खड़ा होगा, ठीक है। कोई नेगोशिएशन बहस करनी है, मीडिएशन बीच बचाव करना है, या कुछ दूसरा तरीका निकालना है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है, तो वो सारी सर्विसेज आपको फ्री में मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि भाई आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई पर्सन जो है उसको ऐसे उसकी लाइफ मतलब राइट टू लाइफ है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई वो अगर उसके पास गरीबी है, वो अपना केस नहीं लड़ सकता, तो अपना राइट टू लाइफ कैसे करेगा? तो इसके लिए कोर्ट ने बोल दिया कि फ्री लीगल एड दे दीजिए। आर्टिकल 39A भी बोल दे रहा है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो डायरेक्टली लिखा है इसमें इक्वल जस्टिस, ठीक। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर लायबिलिटीज। ये कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एडेड था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब ये तो संविधान में लिख दिया, अब उसके लिए कानून बना क्या? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, है ना, और फोर्स में कब आया? 1995 में, जिसमें बोला गया कि भाई आप एक लीगल सर्विस अथॉरिटी इस्टेब्लिश करो। तो 2 अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई, नेशनल लेवल पे हुई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे हुई स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट पे हुई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो 3 लेवल पे 3 अथॉरिटीज, ठीक है। जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है उसके सेक्शन 341 में भी लिखा गया है कि लीगल एड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई।
अब नालसा, नालसा के बारे में क्वेश्चन आता है, आ चुका है पहले भी। तो नालसा क्या है? स्टेचुटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। किस लॉ ने? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक। फंक्शन क्या है? पॉलिसी बनाइए। किसके लिए? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के लिए बेसिकली, कि किस तरीके से आपको पॉलिसी, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस बनाना है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कैसे काम करेंगी। इनका अगर आप इनका वर्किंग आप मॉनिटर कीजिए, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि अगर जो प्रोग्राम बनाते हैं लीगल एड्स के लिए तो सही चल रहे हैं कि नहीं, और लोक अदालत ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक। किन लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगा? वुमेन एंड चिल्ड्रन को, SC ST कम्युनिटी के लोगों को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, मतलब जो प्रॉब्लम आती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब संकट आ गया, प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक। और बाकी ये सब प्रोविजन आप पढ़ लेना एक बार, एलिजिबिलिटी समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस एक तो यही बोल दिया भाई हमने कि राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट होगा। दूसरा, इक्वल जस्टिस मिलेगा सबको, सोशल वेलफेयर एंड इक्वल जस्टिस मिलेगा। गरीबी के कारण कोई भी जो है वो क्या लीगल रास्ता अपनाने से चूक नहीं पाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें उसकी इंश्योर हो रही है। रूल ऑफ लॉ स्ट्रेंथन हो रहा है कि भाई लोगों को भरोसा आएगा कि मेरे पास कोई अगर दिक्कत आएगी तो सरकार है जो फ्री में वकील देगी, फ्री में लीगल एड देगी, तो लोगों का रूल ऑफ लॉ पे भरोसा उठेगा और लीगल अवेयरनेस भी आएगी। ठीक। इश्यूज़ क्या है समझ लीजिए, लोगों को पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पुअर क्वालिटी ऑफ लीगल एड, इतने सारे लोग हैं, कहाँ से अच्छी लीगल एड दी जा सके, है ना। फंडिंग नहीं है भाई, इतने सारे लोगों का केस लड़ना पड़ेगा, वकीलों को पैसा भी तो देना है, डिले हो जाएगा। अगर आप लोग केस फाइल करते हैं, सबको नहीं मिल पाता है, बहुत मतलब वकीलों की संख्या कम है तो डिले होगा केस। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कोर्ट्स वगैरह दूर होते हैं, तो इस चक्कर में जो दूर दराज के लोग होते हैं उनको जल्दी से ये एक्सेस नहीं मिल पाता, तो ये इश्यूज़ हो गए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि अलग से लीगल एड्स हम दें, है ना, इस लॉ के अलावा। तो अलग अलग अभियान चलाएं, जैसे डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, दिशा, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया स्कीम, ये दिशा स्कीम लेके आया। टेली लॉ लेके आए, जिससे कि एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉयर्स बैठें और डायरेक्ट वो लीगल एडवाइस दे सकें। न्याय बंधु लेके आया, न्याय बंधु प्रोग्राम। ठीक है। इंटरेस्टेड लॉयर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स टू वॉलंटियर प्रो बोनो, मतलब फ्री में अगर कोई सर्विस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। न्याय मित्र प्रोग्राम लेके आया कि जो 10 से 15 साल के पुराने केस हैं उनको हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फटाफट डिस्पोज कर दिया जाए, जिससे कि डिले कम हो। लोक अदालत एक अलग है कि जिसमें कि कोई केस आपस में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है कि कोर्ट में न जाके आपस में सलाह समझौता करके लोक अदालत में ही क्या कर लिया जाए, समझौते को सुलझा लिया जाए। ठीक है, ये हो गया। वे फॉरवर्ड में अगर लिखना है तो वे फॉरवर्ड में भाई क्या, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए कि फंडिंग मिले, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और सिंप्लीफाई करो, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करो, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाओ, जैसे जो स्टेट लेवल के लीगल सर्विस एड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एड्स हैं, उनमें ज़्यादा वर्क पावर होना चाहिए, वर्क लोग होने चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाओ, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी आई थी कि मान लो एडवाइस देना है तो साल में, महीने में, हफ्ते में, है ना, लोग कहीं पे मान लीजिए कम्युनिटी हॉल में बैठ के एडवाइस ले लें, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाया जाए। लीगल एड की क्वालिटी बढ़ाओ, जिससे कि बार बार लोगों को परेशान ना होना पड़े, कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े। अच्छे जो कॉम्पिटेंट एंड ड्यू डिलिजेंस वाले लॉयर हैं उनको ही आप ऐसी क्या दो सर्विसेज, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो देखिए इन पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है एक बार, याद करने पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ये मैं आपको बता दूं। याद करने पे ज़्यादा जोर डालोगे तो क्या होगा, दिमाग पे बोझ पड़ेगा
और दिमाग में बोझ पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट आना कम होगा। इसलिए याद नहीं करना है, पढ़ते जाना है और अपनी समझ से चीज़ें लिख देना है। ये पूछेगा नहीं, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो यही कोई ज़रूरी नहीं ये पॉइंट्स लिखो, अपने से भी पॉइंट्स लिख सकते हो। साथ में रिलेटेड न्यूज़ दे दिया, सारथी 1 इस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने और नेशनल नालसा ने इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एम क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू लीगल सपोर्ट दिया जाए, है ना। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सामंजस्य बैठाया जाए जिससे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ज़्यादा मिल सके। तो बेसिकली यही है कि लीगल एड के अवेयरनेस जनरेशन के लिए सारथी 1.0 लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इम्पॉर्टेंट है, 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2025 में इसकी 20th एनिवर्सरी होने वाली है, इसलिए न्यूज़ वालों ने खुद से RTI, न्यूज़ वालों बोल रहा हूँ, कोचिंग वालों ने खुद से RTI एक्ट डाल दिया है बस, कि हाँ ऐसा क्वेश्चन UPSC पूछ लेती है, किसी की एनिवर्सरी होती है तो आप बस एक बार रिवाइज कर लो। RTI एक्ट क्या है, 2005 जून में लॉन्च इनेक्ट हुआ और 2 अक्टूबर 2005 में आया। क्या हो करता है ये एक्ट प्रोवाइड सिटीजन्स द राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, है ना। कि अगर किसी नागरिक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी से तो वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन होगी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है। बैकग्राउंड क्यों हुआ था, क्यों लॉन्च किया गया था कि भाई देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट में ये बोला गया था कि आप जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने एक 2002 में एक्ट लेके आया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ले लीजिए। इसको 2005 में रिप्लेस कर दिया किससे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। और फिर आर्टिकल 19 में भी हमको बता दिया गया है, कब, ये राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस के बाद, कि फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये बैकग्राउंड है कि भाई जब फंडामेंटल राइट्स ही है तो आप कोई एक एक्ट ले आओ जिससे कि लोगों को अगर ये राइट नहीं फुलफिल होता तो उसके खिलाफ कानूनी मदद मिल सके। की प्रोविज़न आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, एक बार नहीं पढ़ा है तो फिर से देख लीजिए। कि सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि भाई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, 2 सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये दोनों आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी की बुक से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा, राइट्स कौन कौन से प्रोवाइड हुए, कि राइट टू हैज़ द राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, एवरी सिटीजन। दूसरा, पब्लिक अथॉरिटी से मतलब कोई भी राइट मांग सकता है। दूसरा, सेक्शन 4 में बोला गया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ प्रोएक्टिवली खुद से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक, जिससे कि बार बार सिटीजन्स को वो इन्फॉर्मेशन ना मांगनी पड़े, ठीक है। तीसरा प्रोविज़न देखिए, अप्लीकेबिलिटी, किसके अप्लीकेबल होगा, पब्लिक अथॉरिटीज़। कौन कौन से होगा, इंक्लूडिंग ऑल अथॉरिटीज़, बॉडीज़, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज़, बॉडीज़ सब पब्लिक अथॉरिटी होगी, या फिर कोई लॉ से अगर कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है वो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होगी। स्टेट के लॉ या पार्लियामेंट लॉ या कोई नोटिफिकेशन आया है तो सब कुछ पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडीज ओन कंट्रोल और सब्सिडरी फाइनेंस बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, है ना। अगर कोई NGO वगैरह है या किसी और कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है तो उसके अथॉरिटी भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। साथ ही साथ कुछ एग्जम्पशन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि किन शर्तों में आप जो है इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो वो क्या क्या शर्त है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, है ना, 27 ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडेड है, जैसे 13 हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, रॉ हो गया, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इनसे आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक। जुरिस्डिक्शन, ये लॉ कहाँ पे जाएगा, तो इसमें ये बोला गया कि भाई लोअर कोर्ट्स बायर्ड हैं, लोअर कोर्ट्स को वो इसमें ये बोला गया कि आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन ना दें,
लेकिन आर्टिकल 32 एंड 25 में जो हाई कोर्ट और का रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो बैड नहीं है, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्प्ट, ये बताया गया कि किस टाइप के इंफॉर्मेशन को हम सेक्शन 8 के थ्रू नहीं मांग सकते। जैसे कि अगर हमारा किसी के देश के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, फिर पार्लियामेंट का कितने बार ब्रीच हुआ, प्रिविलेज का ब्रीच, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अगर मांगेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है ना। एक दो एग्जांपल आप पढ़ सकते। कैबिनेट पेपर्स हम नहीं मांग सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की नहीं मांग सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अदर की प्रोविजन, पेनाल्टी, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कौन, पब्लिक अथॉरिटी, टाइम पे या गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो पेनाल्टी लगेगी। टाइम फ्रेम बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन मांगने के 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, है ना। और अगर मैटर लाइफ और लिबर्टी का है तो 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देती या गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती तो अपील किया जा सकता है, कहाँ, PIOs पे, ठीक है। फिर इस पे अमेंडमेंट्स यस हुआ था, 2019 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उसके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा चेंज किए गए थे, वो आप लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ जो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया, उसमें ये भी जोड़ा गया कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्ट रहेगी RTI के सेक्शन 8 के इन्फॉर्मेशन। मतलब आप मेरी इन्फॉर्मेशन, किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, है ना। जैसे हम सभी का आधार डेटा कनेक्टेड है, कल को कोई आया बोले कि मेरा आधार नंबर बताइए या किसी और का आधार नंबर बताइए, मेरा अधिकार है RTI एक्ट के थ्रू, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंस क्या हो गया भाई, सिग्निफिकेंस आप पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा कि सिटीजन एम्पावर्ड हो गया, उसको लगेगा कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ, तो कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है कहीं पे, कितनी कोई गवर्नमेंट भी इन्फॉर्मेशन देने से मतलब उसको पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है तो गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, है ना, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें हो गया। एक्सपोज करप्शन, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो करप्शन एक्सपोज कर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, आपको पता चलता रहेगा। पब्लिक अथॉरिटीज़ को देना रहेगा हर रिपोर्ट वगैरह, तो उनको अगर कुछ गलत करेंगे तो वो गलती पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इस तरीके की सिग्निफिकेंस है ना। 1 2 3 4 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, दिमाग में बिल्कुल जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस क्या आते हैं, है ना। तो फंक्शनल इश्यूज बता दिया कि भाई आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके पोस्ट ही खाली हैं, ठीक है, ये हो गया। डिले होता है कि आप देखिए 1 साल तक का टाइम लग जाता है, जबकि 30 दिन बोला गया है। बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, फालतू की इन्फॉर्मेशन, किसी को हरास करने के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने लग गए हैं, है ना। और जेंडर कंपोजिशन स्क्यूड है, मतलब कि जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनते हैं इनमें बहुत कम, मेरली 9% ही वुमेन कमिश्नर हैं, है ना। ये हो गया फंक्शनल इशू। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में हो गया एग्जाम्पशंस, मतलब गवर्नमेंट कभी कभी किसी भी चीज़ को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो सेक्शन 8 के अंदर डाल देती है। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में PM केयर फंड नहीं आता है, और अमेंडमेंट करके डाइल्यूट कर दिया गया है किसका, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का रोल, है ना। प्रोसीजरल इश्यूज हो गया कि भाई ब्यूरोक्रेटिक कोई भी इंफॉर्मेशन देने से कतराता है, सब लोग इस एक्ट के कंप्लायंस नहीं करते हैं, जो बोला गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है ना। और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई राइट है और हम कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वे फॉरवर्ड आप खुद लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोचिंग वालों को लग रहा है कि 20th एनिवर्सरी होने वाली है इसलिए ले दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि UPSC को लगे, बस आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ भाई RTI एक्ट था 2005 में आया, इसकी ये प्रोविज़न है। चैलेंजेस वगैरह न्यूज़पेपर में पढ़ते रहोगे तो आता रहेगा, और अदरवाइज़ इधर इसको भी पढ़ लोगे तो चैलेंजेस वे फॉरवर्ड समझ में आ जाएगा, है ना। कि ARC का रिकमेंडेशन था कि भाई आप एक इस्टेब्लिश नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस्टेब्लिश कीजिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, आप और स्टाफ रिक्रूट कीजिए, अच्छे से प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, है ना। ये सारी चीज़ें तो आप खुद लिख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं, अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स आया है
जिसमें एक ये बोला है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई ये आप जो ग्राम न्यायालय बनाते हो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट बना रखा है उसका उसका क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये पूछा सुप्रीम ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसर्न रेज किए, पहला तो बोला कि आप ये बताइए कि ये ग्राम न्यायालय बनाना मैंडेटरी है कि नहीं, क्योंकि इस एक्ट में बोला गया है कि गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट, चाहे तो भाई आप क्लियर करो कि करना मैंडेटरी है कि नहीं। दूसरा रिसोर्स क्रंच, बोला ऑलरेडी इनके पास रिसोर्स नहीं है ना रेगुलर कोर्ट्स के लिए, आप ऊपर से बोल दे रहे हो कि ग्राम न्यायालय बना दो, तो कहाँ से पैसा आएगा। तीसरा चीज़ उसने बोला कि बर्डन, कि हाई कोर्ट्स के बाद दे में एंड अप बर्निंग, आप अगर कोर्ट बना दोगे तो बाद में फिर वहाँ के डिसीजन नहीं किसी को पसंद आया तो कोर्ट हाई कोर्ट में चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा, ऑलरेडी इतना केस पेंडिंग है आप और पेंडिंग कर दोगे, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था। अब इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि की फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के फीचर्स क्या हैं। तो वो एक्ट है उसमें बोला गया है कि सबको बनाना है, एक ग्राम न्यायालय गठित करना है विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत पे, जिसपे कि आपस में बैठ के, है ना, और वो सिविल और क्रिमिनल केस सॉल्व कर दिया जाए। और इसमें बोला गया है कि जो सोशल वर्कर होंगे उसको एक काउंसलर अपॉइंट कर दिया जा सकता है, और साथ ही साथ जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये है ग्राम पंचायत का फीचर्स। इम्प्लीमेंटेशन, अभी तक का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो टारगेट था कि 2500 ग्राम न्यायालय बने, लेकिन सिर्फ 500 से कम ग्राम न्यायालय बने हैं, लगभग 314 करंटली एक्टिव है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ठीक, तो सिटीजनशिप एक्ट कौन सा, सिटीजनशिप एक्ट 1995। उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेक्शन 6A है वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी अपहेल्ड कर दी। क्या है सेक्शन 6A, ये बोल रहा है कि स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया था इसमें सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके, कब, 1985 में। क्यों किया गया था कि जो एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट किया गया था। ये असम अकॉर्ड क्या है ये आपको अलग से मैं बता दूंगा वीडियो बना के। ठीक, अब क्या हुआ, इसने बोला कि जो भी बांग्लादेश से उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, असम में आए हुए हैं, कब, 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक, उनको सिटीजनशिप इंडिया की दी जाएगी, है ना। कब, अपॉन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज द फॉरेनर। जैसे मान लीजिए इसके बीच में आए हैं असम में जो लोग, अगर मान लीजिए 1970 में आए हैं, 1970 में पता चला कि ये भाई ये आया है बांग्लादेश से, तो जब 1970 से के बाद 1980 में इसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी 10 साल बाद, जब वो डिटेक्ट होगा उससे 10 साल बाद। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 6A है वो पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक, तो इसलिए ये वैलिड है। एंट्री 17 के अकॉर्डिंग बनाया था जो कि सिटीजनशिप से डील करती है। दूसरा, आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी, ये वायलेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि असम की उस टाइम पे माइग्रेंट सिचुएशन यूनिक थी, है ना। फिर साथ ही साथ ये भी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जो माइग्रेंट आए हैं इन्होंने कल्चर के साथ कोई छेड़छाड़ किया है ना। और डेट को भी इसने वैलिड माना है, इसलिए क्योंकि बोला है कि भाई उसी टाइम ये वार वगैरह चल रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट सही है। बस इतना समझना आपको। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे। ये बताता है कि कौन से लोग भारत के सिटीजन हो सकते हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं मिलता। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन कहाँ से आए हुए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो 2014 से पहले अगर इंडिया से रह रहे हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल था, आपको पता होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, छोटा सा है, पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। एक ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इस्टेब्लिश हुई थी 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट कौन सी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। और इसी दिन, मतलब जिस दिन ये हुआ था इसका फाउंडेशन, उस दिन वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। मेंबर 192 कंट्री, इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। बस इतना याद रखना है आपको।
ठीक है, 170 साल हो रहे हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में है कि क्या हुआ था, असेंबली हुई थी, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 में न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना। तो अब ITU क्या है, बस यही समझ लीजिए कि ITU ये हमने देखा है कि सबसे ओल्डेस्ट जो है क्या है, एजेंसी है। फिर इसका ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 193 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका काम क्या है, हार्नेसिंग इनोवेशन एंड कनेक्टिंग एवरीवन टू इंश्योर बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसका रोल है। ठीक, तो दोस्तों ये पॉलिटी वाला सेक्शन कवर हुआ। आपको ये कैसा लगा बताइएगा, इसमें कोई भी सजेशन, कोई भी इनपुट क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।